नमस्कार दोस्तों, एम फाइंडर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज बात करते हैं संविधान के एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करते हैं और देखते हैं उसके बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। आज का टॉपिक है संविधान की प्रस्तावना। तो प्रस्तावना के बारे में देखते हैं, प्रस्तावना को क्या कहते हैं और उसके बारे में आगे चर्चा करते हैं। तो प्रस्तावना को संविधान में हम उद्देश्य का भी कहते हैं और उसे अंग्रेजी में प्रेम्बल कहा जाता है। अब प्रस्तावना क्या होती है? जब संविधान का लेखन हुआ तो संविधान के जो बेसिक जानकारी है, जैसे हम कह सकते हैं संविधान का एक मुखड़ा है, संविधान कैसा बना है, संविधान में किस किस की चर्चा की गई है, संविधान किस विषय पर अत्यधिक बल देता है, तो ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी हैं जो हमें प्रस्तावना से मिलती हैं। प्रस्तावना को हम क्या कहते हैं, संविधान की आत्मा कहा जाता है। तो इसका मतलब एक, अगर संविधान में आत्मा, संविधान की जो मूल आत्मा है वो क्या है? उद्देश्य का है। संविधान की आत्मा क्या है? उद्देश्य का है। इसलिए हम इस क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है कि संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, तो संविधान की आत्मा प्रस्तावना को या उद्देश्य का को कहा जाता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन जो बनते हैं उसकी देख लेते हैं। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन बन जाता है कि संविधान की आत्मा किस भाग को कहा जाता है। अब आप सोचेंगे किस भाग को कहा जाता है, तो यहाँ भाग हैं, कितने भाग हैं? 22 भाग हैं। लेकिन कौन से भाग? 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, या क्वेश्चन में आपको ऑप्शन मिलेगा भाग 1, भाग 3, भाग 4, या फिर मिलेगा आपको उद्देश्य का को या प्रस्तावना को, ऐसे लिखा मिलेगा। तो आपको उसमें देखना है कि आप कहेंगे भाग 1 को, भाग में 1 में क्या है? संघ और राज्य क्षेत्र, भाग 2 में क्या है? नागरिकता, भाग 3 में क्या है? मूल अधिकार। इसके बारे में वैसे आपको या ऐसे मिल सकता है कि भाई मूल अधिकार को, राज्य के नीति निर्देशक तत्व को, मौलिक कर्तव्य को, और उसके बाद या उद्देश्य का को। तो आपको वहाँ पे उद्देश्य का चूज करना होगा। तो इसका मतलब क्या है कि संविधान के किस भाग को, यहाँ पे जब भाग की बात कही जाएगी तो इसमें संविधान के जो उद्देश्य का है उसे भाग माना गया है, संविधान का एक भाग माना गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? उद्देश्य का को। उद्देश्य का को संविधान की आत्मा कहा जाता है। अब आप सोच रहे हो कि संविधान के अनुच्छेद 32 को भी आत्मा कहा जाता है, लेकिन वो क्या कहा जाता है? तो वह जब पूछेगा, एग्जामिनर आपसे पूछेगा कि संविधान के किस अनुच्छेद को, संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा जाता है, तो आपको लगाना है वहाँ पे अनुच्छेद 32। या आपसे ऐसे पूछ सकता है कि डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा किस अनुच्छेद को कहा है, तो आपका राइट आंसर वहाँ पे उद्देश्य का या प्रस्तावना नहीं होगा। वहाँ पे आपको लगाना होगा कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को, जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, क्या कहते हैं, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को ही क्या कहा है? संविधान की आत्मा कहा है। आगे देख लेते हैं। भारतीय संविधान में BR अम्बेडकर ने प्रस्तावना है जो उद्देश्य का है, लेकिन इन्होंने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कह दिया, लेकिन इन्होंने जो प्रस्तावना है उसको भी कुछ कहा है। उसको क्या कहा है? इन्होंने कहा है संविधान में जो प्रस्तावना है वो संविधान की कुंजी है। अब कुंजी का मतलब क्या है कि संविधान को खोलने के लिए, संविधान के बारे में बेसिक जानने के लिए, आपको अगर संविधान को सही से समझना है तो आप उसकी कुंजी है वो एक, जैसे आप ताला होता है चाबी से खोलते ना, वही कुंजी है ना। इन्होंने क्या कहा है कि संविधान को यदि खोलने के लिए आपको ये एक प्रस्तावना आपको कुंजी के रूप में दे देते हैं। इससे आप संविधान को समझ सकते हैं कि ये संविधान कितना विशाल है और कितने इसमें इसकी अच्छी तरह से इसकी राइटिंग की गई है, कितने कितने इसमें अच्छे प्रावधान हैं। अब संविधान में उद्देश्य, अब क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है आपसे कि जो उद्देश्य, संविधान सभा में जो उद्देश्य प्रस्ताव था वो किसने प्रस्तुत किया था। अब उद्देश्य प्रस्ताव ही प्रस्तावना है, उद्देश्य प्रस्ताव ही क्या है? प्रस्तावना है। तो उद्देश्य प्रस्ताव था, जो प्रस्तावना के लिए उद्देश्य प्रस्ताव था, वो किसने प्रस्तुत किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। किसने प्रस्तुत किया था? जवाहरलाल नेहरू ने, जो भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। पहले प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। अब प्रस्तावना के बारे में कुछ केस भी आ जाते हैं। केस का मतलब क्या है कि यदि संविधान में है तो संविधान में कुछ चीज़ संशोधन भी किया जा सकता है अनुच्छेद 368 के तहत। किसके तहत? भाग 20 के अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन भी किया जा सकता है। अब संविधान में संशोधन किया जा सकता है तो क्या प्रस्तावना में संशोधन हुए, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या हुआ कि बेरूबाड़ी का एक मामला आया। बेरूबाड़ी का मामला 1960 में आया और उसमें कहा गया कि प्रस्तावना है वह संविधान का अंग नहीं। जब कोई वस्तु किसी का अंग नहीं हो सकती तो क्या उसमें कोई परिवर्तन हो सकता है? क्या उसमें उसका हक होगा? नहीं होगा ना। तो इसलिए जब संविधान का अंग प्रस्तावना नहीं है, हालांकि प्रस्तावना उसी में सम्मिलित है, उसी का एक पेज है उसमें प्रस्तावना लिखी हुई है, लेकिन उन्होंने कहा ये इसमें ऐड की गई, लेकिन ये अंग इसकी नहीं है, तो इसका अंग नहीं है तो इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता।
भाई जब आप ऐसे सोच सकते हैं, जब कोई आप घर में है या आपकी कोई वस्तु नहीं तो आप दे सकते हैं दूसरे को, नहीं दे सकते हैं ना। उसी प्रकार से क्या है कि जब संविधान के अंग प्रस्तावना नहीं है तो इसका संशोधन भी नहीं किया जा सकता। तो अब एक और केस पूछा जाता है कि केशवानंद भारती बनाम केरल लाल का है। ये कब आया था? ये 1973 में आया था। इसमें जो सुप्रीम कोर्ट का पिछला निर्णय था उसको परिवर्तित कर दिया गया। इसमें कहा गया कि संविधान का जो प्रस्तावना है वो संविधान का एक अंग है। संविधान का प्रस्तावना जो है अभिन्न अंग है। मतलब कहने का मतलब है, इन्होंने कहा भाई जो पहले कह रहे थे कि संविधान का ये अंग नहीं है, लेकिन दोबारा में ये कहने लगे भाई कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का अंग है। भाई तो लोगों ने कहा भाई तुम जब ये कह रहे हो कि संविधान के अंग प्रस्तावना है तो भाई इसमें संशोधन भी हो सकता है। हाँ, तो उन्होंने कहा हाँ संविधान में संशोधन हो सकता है, लेकिन संविधान में संशोधन नकारात्मक नहीं हो सकता, और ऐसा कोई संविधान में संशोधन इसमें नहीं हो सकता जो संविधान की गरिमा को ठेस पहुंचाता हो, या फिर जैसे जो मूल अधिकार हैं उनका हनन करता हो, या कोई नियम के विरुद्ध जाता हो। ऐसा कोई संशोधन नहीं हो सकता है। आगे देख लेते हैं। तो अब इसका मतलब ये भी है संशोधन हो चुके हैं, तो अब संशोधन हुए कितने इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो इससे पहले देखते हैं प्रस्तावना है क्या। तो हम प्रस्तावना को एक बार पढ़ लेते हैं और उसके बारे में फिर समझ लेते हैं कि है क्या है। भाई ये बलाहक क्या है जो इतने सारे निर्णय आए इसमें और इसमें संशोधन हो सकता, कभी ये अंग है कभी नहीं है, तो इसके बारे में जानना चाहिए कि है क्या प्रस्तावना। तो प्रस्तावना क्या है? तो ये प्रस्तावना इतनी है, इसमें ही आपसे जब कभी भी अगर प्रस्तावना से पूछे जाते हैं, एक भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप समझ सकते हैं कि प्रस्तावना से आने वाली सभी क्वेश्चन आपको इस वीडियो में ज़रूर मिलेंगे। आप घुमा फिरा के आपसे पूछ ले जाएँ, कैसे भी पूछ लिए जाएँ, लेकिन मैं जानता हूँ अगर आपने ये वीडियो अच्छी तरह से देखा है और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे से डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों क्या है, अगर तो हम देख लेते हैं, इस प्रस्तावना को देख सकते हैं। तो प्रस्तावना ये है, इतनी छोटी सी लाइनें आपको याद कर सकते हैं और एक घुमा फिरा के यही पूछी जाती हैं। पढ़ लेते हैं एक बार। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। ये प्रस्तावना है। अब प्रस्तावना में आप देख रहे होंगे कि आपने ये लाल नीला वगैरह क्यों किया है। तो इसका मतलब ये है कि जो मैंने ये किया है कुछ ना कुछ मतलब है और यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। आपको इन्हें अच्छी तरह से रट लेना है, बिल्कुल एक भी। तो अगर आप इसे अच्छी तरह से रट लेते हैं ना, तो आपका एक भी क्वेश्चन इससे निकलने वाला नहीं है। अब सबसे पहले देख लेते हैं संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। ये चीज़ें देख लेते हैं। ये जो ये शब्द हैं, ये शब्द जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपको ये पांचों शब्द दे देगा। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक और गणराज्य, ये शब्द दे देगा और आपसे पूछ लेगा इनका क्रम क्या है। कभी क्रम क्या है तो इस क्रम के बारे में पूछे जाते हैं, तो आपको इसी क्रम में इन्हें को याद करके रखना है। तो क्या क्या रखना है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य। ठीक है, और इसके बारे में आप समझ सकते हैं। ये शब्द आपको याद करने से ज़्यादा कुछ नहीं करना आपको। इसके बाद आप देखते हैं यहाँ पे नीचे आते हैं, आपसे ये पूछेगा न्याय। संविधान में कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है? संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है? तो आप देख सकते हैं इसमें कितने प्रकार के न्याय की बात की है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। तो कितने प्रकार की बात की गई न्याय की? 3 प्रकार के न्याय की बात की गई। सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। ऐसे पूछ लेते हैं। तो कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन में देगा आपको, इसमें 3 न्याय दे देगा, चौथा इसमें नहीं होगा। वो पूछेगा इसमें से किस न्याय की बात प्रस्तावना या उद्देशिका में नहीं की गई है, तो आपको उसमें सर्च करना है। इसके बाद पूछेगा स्वतंत्रता। संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है, तो आपको बताना है। उसमें नंबर दे देगा 1, 3, 5, 7। तो आपको कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। कितने प्रकार की स्वतंत्रता है? 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। और पूछ लेगा, कभी कभी आपको दे देगा
कि इसमें स्वतंत्रता कौन सी स्वतंत्रता नहीं है। कोई दे देगा अलग बातचीत करने की स्वतंत्रता, विश्वास करने की स्वतंत्रता, या मतलब कार्य करने की स्वतंत्रता, तो इसमें स्वतंत्रता लगा के दे देगा, आपको भ्रमित करेगा। लेकिन आपको ध्यान रखना है, विचार किया भाई, आप विचार कर सकते हैं, अभिव्यक्त कर सकते हैं, अपनी बोल सकते हैं, अपने विचारों को रख सकते हैं, विश्वास किसी पर विश्वास कर सकते हैं, धर्म किसी को भी धर्म मान सकते हैं आप, और किसी भी देवता की उपासना वगैरह भी कर सकते हैं। अब आपसे पूछेगा समता का मतलब होता है समानता, कितने प्रकार की समानता दी गई। तो समानता आपको 2 प्रकार की मिलती है। कौन कौन सी होती है? प्रतिष्ठा की समानता और अवसर की समानता। आपकी प्रतिष्ठा को ठेस नहीं पहुंचाई जाएगी और आपको समान कर अवसर भी प्रदान किए जाएंगे। इसी प्रकार आपने देखा होगा कि समान अवसर के लिए लोगों को आरक्षण, महिला आरक्षण जैसे दिए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं। अब आपको देखना है कि इसमें क्या है कि अखंडता और समाजवादी और पंथ निरपेक्ष, ये जो 3 शब्द हैं इनमें संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे और ये संविधान है 26 नवंबर 1949 को लागू किया गया था। अब आप सोच रहे होंगे 26 नवंबर 1949 को लागू किया गया, लेकिन 26 नवंबर 1949 को ये लागू किया गया, इसके कुछ प्रावधान लागू किए गए थे। इसलिए 26 नवंबर को हम संविधान दिवस के रूप में भी मनाते हैं। 26 नवंबर को हम क्या मनाते हैं? संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। लेकिन पूरा संविधान 26 जनवरी 1950 को ही लागू किया गया था। अब हम देख लेते हैं इसमें संशोधन के बारे में। तो प्रस्तावना में संशोधन जो हुआ था वो 42वां संविधान संशोधन था। यह संशोधन 1976 में हुआ था। आपको पता है कि केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य है, ये 1973 में फैसला आया और उसके बाद 1976 में ये 42वां संविधान संशोधन हुआ। अब तक प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हो चुका है? तो अब तक प्रस्तावना में केवल 1 बार संशोधन हुआ है। कौन कौन से शब्द जोड़े गए? अगर संशोधन हुआ तो उसमें कौन कौन से शब्द जोड़े गए हैं? तो इसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्द जोड़े गए हैं, जो आप यहाँ से देख सकते हैं। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये 42वें संविधान संशोधन 1949 में ये तीनों शब्द जोड़े गए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये, और जो आप समझ सकते हैं कि जो पंथ निरपेक्ष शब्द है, यहाँ पर कोई धर्म नहीं होगा, कोई राष्ट्रीय धर्म नहीं होगा, और भारत की अखंडता, ये अखंडता शब्द है ये फ्रांस की क्रांति से लिया गया है। ये भी पूछ लिया जाता है कि अखंडता शब्द कहाँ से लिया गया है, तो आपको बताना है वहाँ फ्रांस की क्रांति से लिया गया है। तो दोस्तों ये वीडियो था अपना छोटा सा, आप देख सकते हैं, और आपको इसमें ही सारे जो फैक्ट हैं वो आपको मिल जाएंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।